बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। देखकर ऐसा लगता है कि सारी टैक्स वसूली ये सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है और जो इनके करोड़पति अरबपति दोस्त होते हैं उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटी की इतनी बुरी हालत ब्रिटिश राज के समय भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया बजट 2024 और जो नेगेटिव रिएक्शन जनता की तरफ से देखने को मिला इस बजट को लेकर वो अलग ही लेवल का था। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। इन ट्वीट्स को देखिए, 17 जून तक जो लोग कह रहे थे कि हमें तो डिक्टेटर मोदी देखना है, 23 जुलाई तक आते आते ये कहने लगे प्लीज हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। 9 जून तक जो लोग कह रहे थे नाउ आई कैन डाई पीसफुली, 23 जुलाई तक आते आते कहने लगे वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टैक्स इश्यूज। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का ये ट्वीट वायरल हुआ, इफ आई अर्न मनी निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई स्पेंड मनी देन ऑल्सो निर्मला टैक्स लेती है, If I don't earn or spend both and my money is just lying in investment, निर्मला उसका भी टैक्स लेती है। और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूं उस पे भी एडिशनल सेस है तो उसमें भी निर्मला एक और टैक्स लेती है। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ये मीम्स भी वायरल हुए, यू कांट डिफीट मी आई नो बट शी कैन। इसी लॉजिक को दर्शाते हुए एक ये फ्लो चार्ट भी बड़ा वायरल हुआ। जो भी आपको सैलरी मिलती है आप उस पर 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो आप 20% टैक्स पे करते हो। स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स, और अगर आपका नुकसान तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने चलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये बजट सही में इतना बुरा है? आइए आज के वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आप कोई अपना एसेट बेचते हैं, जैसे कि घर हो गया या जमीन हो गई, या फिर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप किसी चीज को खरीद बेच रहे हैं 1 साल से कम के पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और जो टैक्स तब लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो STCG। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहा जाता है, और ऐसे केस में टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, LTCG। अब इस नए बजट में सरकार ने क्या किया है, इन दोनों टैक्सेस को बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है 5% से, पहले 15% होता था, अब 20% कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है 2.5% से, पहले 10% होता था, अब ये 12.5% पर है। लेकिन इस केस में सरकार ने एग्जेम्पशन को भी बढ़ा दिया है। पहले 1 लाख की एग्जेम्पशन होती थी, अब ये 1.25 लाख की एग्जेम्पशन कर दी गई है। यानी कि 1 साल में अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से नीचे है तो आपको ये टैक्स नहीं भरना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो लोग गुस्सा है सरकार से, क्योंकि उनके लिए सीधे तौर पर ये नुकसानदायक है। इसके अलावा जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी बड़ी बुरी खबर है। इनकी ट्रेडिंग पर एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। फ्यूचर्स पर पहले ये टैक्स हुआ करता था 0.0125% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब ये बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। और ऑप्शंस पर पहले ये होता था 0.0625% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, अब इसे बढ़ाकर सीधा 0.1% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम कर दिया गया है। अब लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इन सारी टैक्सेस को बढ़ाने की? इसका जवाब छुपा है दोस्तों शायद से इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप नहीं जानते, एक एनुअल रिपोर्ट होती है, हर साल इसे प्रेजेंट किया जाता है बजट के आने से पहले, और इसे बनाया जाता है इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को बजट से 1 दिन पहले इस इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। इस सर्वे के अगर पेज नंबर 65 पर देखोगे तो लिखा हुआ है, इफ इक्विटी मार्केट क्लेम्स ऑन द रियल इकोनॉमी आर एक्सेसिवली हाई, इट इज अ हार्बिंजर ऑफ मार्केट इंस्टेबिलिटी रादर देन मार्केट रेजिलियंस। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इनका कहना है कि स्टॉक मार्केट का एक बबल सा बन रहा है, और अगर मार्केट के क्लेम्स बहुत ऊंचे होते हैं तो उससे मार्केट इंस्टेबिलिटी होती है। कमाल की बात देखो दोस्तों कि अभी तक जब भी सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता था इकोनॉमी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों पर, ये कहते थे कि स्टॉक मार्केट की तरफ देखो, स्टॉक मार्केट तो कितना ऊपर जा रहा है।
अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है देश में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना कोई इंडिकेटर नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट ज्यादा ही ऊपर जा रहा है तो मार्केट इंस्टेबिलिटी हो सकती है। क्लियरली सरकार इस चीज को यहां डिस्करेज करना चाहती है, स्पेशली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग, जो कि मेरी राय में भी बहुत रिस्की चीज है। बहुत सारे लोग जो इस चीज को ढंग से समझते तक नहीं, वो अपनी लाइफ सेविंग्स का लाखों रुपयों का नुकसान करार डालते हैं पैसे के लालच में आकर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बजट में यह देखने को मिली कि सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में बेरोजगारी की समस्या पर डिटेल में बात करी है और कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि साल 2030 तक हर साल हमें 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। पेज नंबर 158 पर इस रिपोर्ट की इन्होंने एडमिट किया है कि हर 2 में से 1 इंडियन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि सफिशिएंट स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। CMIE डेटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20 to 24 के एज ग्रुप में 44.49% तक पहुंच चुका है अर्ली 2024 में। इसी रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करी गई है। लिखा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। हर स्किल लेवल पर, चाहे लो स्किल लेवल का वर्कर हो, हाई स्किल लेवल का वर्कर हो, उन सब की नौकरियों पर अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा, AI इज द बिगेस्ट डिसरप्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। यहां पर दोस्तों, अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, तो मैं अपना ChatGPT कोर्स रेकमेंड करना चाहूंगा। ये 5.5 घंटे का कोर्स है जिसमें मैंने AI चैटबॉट्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों समझाया है। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे पढ़ाई करते वक्त और अपने काम में आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं चैटबॉट्स का इस्तेमाल करके। चैप्टर 4 में इसके पर्सनल यूज केसेस भी बताए हैं, कैसे आप फिटनेस, हेल्थ और अपने घर के कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5 बिजनेस ओनर्स के लिए है, जिसमें आप इसके जरिए अपने बिजनेस की मार्केटिंग, लिस्टिंग करना सीख सकते हैं, मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। और इतना ही नहीं, रेगुलरली मैं इस कोर्स में नए लेसन्स ऐड करता रहता हूं। आप में से जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं, उन सब के लिए ये अपडेट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट में अब चैप्टर 8 ऐड कर दिया गया है इस कोर्स में। उसके पहले 4 लेसन ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं और 4 लेसन्स अगले महीने आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप कुछ लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को लिया है, उन्हें कितना हेल्पफुल लगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कूपन कोड यूज कीजिए LEARN43 43% ऑफ पाने के लिए, आप में से पहले 1000 लोगों के लिए। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आए, अगर मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने तो गोल्ड और प्रॉपर्टी जैसी चीजों का क्या? इन चीजों को नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। चाहे आपने जमीन खरीदी हो या घर हो या कोई अपार्टमेंट हो, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऊपर से अगर आप देखोगे तो सरकार ने एक्चुअली में कम कर दिया है। पहले ये 20% हुआ करता था, अब ये सिर्फ 12.5% है। आप सोचोगे तो अच्छी खबर होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स हटा दिए। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपके प्रॉपर्टी के प्राइस पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आज से 20 साल पहले अगर आपने 20 लाख का कोई मकान खरीदा था और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख की कीमत आज के दिन 60 लाख रुपए हो जाती है, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि उस 60 लाख की वैल्यू को बेसलाइन की तरह कंसीडर किया जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा। ये होती है इंडेक्सेशन। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को हटा दिया जाए तो उस 20 लाख की कीमत आज भी 20 लाख रुपए ही कंसीडर करी जाएगी, वो बेसलाइन बन जाएगा और आपको टैक्स उतनी एक्स्ट्रा रकम पर देना पड़ेगा। सरकार ये क्यों कर रही है, इसके पीछे एक कारण बताया जा सकता है कि सरकार प्रॉपर्टी प्राइसेस में स्पेक्यूलेशन नहीं चाहती। मनोज तिवारी का ये इंटरव्यू याद है आपको? इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दें। ये इलेक्शन के टाइम पर मनोज तिवारी ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो बड़े खुशी खुशी कह रहे थे कि मोदी 3.0 के आने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हर प्रॉपर्टी की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। अब देखो, मनोज तिवारी जैसे लोगों के लिए तो इसमें फायदा है, जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, प्रॉपर्टी बेचकर वो अपना धंधा चलाते हैं, वहां से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो बात इन्होंने सोची नहीं वो ये कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, जो घर खरीदना चाह रहे हैं अपने लिए, एक पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज नुकसानदायक है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ऊपर जाए जा रहे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते घर खरीदना। यहां भी जब प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवर वैल्यूड हो जाते हैं इस तरीके से, इसे एक रियल एस्टेट बबल कहा जाता है।
तो सरकार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करना चाह रही है, लेकिन आपके लिए यहां पर पर्सनली फायदा होगा या नुकसान, ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि कई सारे छोटे मोटे रूल्स हैं जिन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने एक रूल बनाया है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी साल 2001 से पहले खरीदी है तो आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे। अब एग्जैक्टली जो बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के कम होने से, 20% से 12.5% होने से, और जो नुकसान हो रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट के हटने से, इससे ओवरऑल आपको फायदा होगा या नुकसान, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कर लो कि आपने साल 2004 में 20 लाख रुपए खर्च करके एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख रुपए की आज की वैल्यू होगी 64.2 लाख रुपीस। ये कैसे कैलकुलेट हुई? CII वैल्यू डिसाइड करके। CII होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि एसेट के प्राइसेस की हर साल की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CII के नंबर्स रिलीज करती है और बेस ईयर यहां पे साल 2001 को लिया जाता है। साल 2004 में जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उस साल की CII वैल्यू थी 113 और इस साल की CII वैल्यू है 363। तो 363 डिवाइडेड बाय 113 होता है 3.21, और इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी 20 लाख रुपए की कॉस्ट से इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू निकालने के लिए अपने घर की आज के दिन। अब ये घर कितने में बिकता है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की स्टडीज के अनुसार हाउसिंग प्राइसेस इंडिया में 9.3% के एनुअल रेट से बढ़ते रहे हैं 1991 से लेकर 2021 के बीच में। अगर हम यही ट्रेंड अज्यूम कर लें तो इस घर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आज के दिन 1.24 करोड़ रुपीस। यानी कि 2004 में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, 2024 में हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं 1.24 करोड़ रुपीस की कॉस्ट में। पहले पुराने सिस्टम से देखते हैं हमें कितना टैक्स भरना होगा। पुराने सिस्टम में इंडेक्सेशन को कंसीडर किया जाएगा तो 1.24 करोड़ माइनस 64.2 लाख हुआ 60 लाख रुपीस, और इस पर पुराने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा 20% का, जो कि होता है करीब 12 लाख रुपए का टैक्स हुआ हमारे लिए। अभी के सिस्टम की बात करें तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स चले गए तो हम 1.24 करोड़ माइनस 20 लाख करेंगे, जो कि होता है 1.04 करोड़ रुपीस, और इस पर अभी का नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा 12.5% का, जिससे कि हमारा ओवरऑल टैक्स निकलेगा 13 लाख रुपीस का। तो ये एक बड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल है रियलिस्टिक प्राइसेस के साथ। इस स्पेसिफिक केस में आप देख सकते हो कि करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है नए सिस्टम के आने के बाद। कई लोगों ने कंसर्न जताया है कि क्योंकि नया सिस्टम इतना नुकसानदायक है, लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में डीलिंग करने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्लैक मनी की सर्कुलेशन और भी बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उन लोगों को होगा जिन्होंने पिछले 23 सालों में डिलेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी है। कई सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज हैं जहां पर लोगों ने अपार्टमेंट्स खरीदे लेकिन वो बने ही नहीं, 5-10 साल डिले हो गए, और अनलेस उन प्रॉपर्टीज का प्राइस एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ जाए, इन लोगों को तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। बस इकलौता फायदा इस पॉलिसी का जो सरकार उम्मीद कर सकती है वो ये कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में जो स्पेकुलेशन देखी जा रही है वो कम होगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, और शायद लोअर मिडिल क्लास लोगों को घर अफोर्ड करने का एक मौका मिल पाएगा। फिर आते हैं हम एंजल टैक्स पर। वो टैक्स जो स्टार्टअप्स पर लगाया जाता है जब भी स्टार्टअप्स अपने फ्रेश शेयर्स इशू करते हैं अपने कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के प्राइस पर। और नए बजट में सरकार ने इस टैक्स को हटाने का प्रपोज किया है। ये एक अच्छा फैसला है। इनफैक्ट ये एक ऐसा फैसला है जिसे ऑपोजिशन पार्टीज ने भी प्रेज किया है। कांग्रेस लीडर्स का तो कहना है कि उनकी ये डिमांड काफी समय से रही थी, और इनफैक्ट ये चीज उनके खुद के मैनिफेस्टो में भी लिखी गई थी। फिर इनकम टैक्स पर तो उसमें कुछ बहुत छोटे से माइनर चेंजेस किए गए हैं जो एक छोटे से स्केल पर फायदेमंद रहेंगे मिडिल क्लास लोगों के लिए। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 रुपीस तक कर दिया गया। स्लैब्स में भी थोड़ा सा चेंज आया है। पहले 3 से 6 लाख रुपए की ईयरली इनकम पर 5% का इनकम टैक्स लगता था, अब 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% का टैक्स लगेगा। सिमिलरली 10% टैक्स रेट का जो स्लैब था वो पहले 6 to 9 लाख की रेंज में था, अब वो 7 to 10 लाख की रेंज में। 15% टैक्स का भी पहले 9 to 12 लाख की रेंज थी, अब 10 to 12 लाख की रेंज है। बाकी आगे के टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं आया है। एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पर कितना फायदा होगा वो डिपेंड करता है कि आपको कितने डिडक्शंस मिल रहे हैं सेक्शन 80D, 80TTA, 80TTB के अंडर। एग्जैक्टली आपकी एनुअल इनकम कितनी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए नेग्लिजिबल फायदा है इस चीज में भी। इसे आप पिछली सरकारों से कंपेयर करो तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट मिंट ने बनाया है। आप देख सकते हो साल 2006 और 12 के बीच में कितनी बार 0% और 30% का स्लैब ऊपर बढ़ाया गया था मिडिल क्लास लोगों के फायदे के लिए, लेकिन यही स्लैब्स पिछले 12 सालों से चेंज नहीं किए हैं सरकार ने। सिमिलर चीज कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए भी कही जा सकती है। क्या आप जानते हो साल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 0% पर था। सिर्फ 2018 में ही नई मोदी सरकार
सरकार इस टैक्स को वापस लेकर आई, जिसे अब बढ़ाकर 12.5% पर कर दिया गया है। ये एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि एक साल में अगर आपकी तनख्वाह 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप पर मैक्सिमम टैक्स रेट अप्लाई होता है 30% का। लेकिन दूसरी तरफ किसी और की तनख्वाह 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर भी यही 30% का टैक्स रेट अप्लाई होता है। लेकिन असलियत में एक आदमी करोड़पति और दूसरा आदमी जिसे मिडिल टू अपर मिडिल क्लास कहा जा सकेगा। बहुत बार हमने देखा है कि लोगों ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार करके पुकारा है। उसके पीछे यही कारण है। देखकर ऐसा लगता है कि सारी टैक्स वसूली ये सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है और जो इनके करोड़पति अरबपति दोस्त होते हैं उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। ये चीज एक और डेटा पॉइंट में झलकती है। बजट डॉक्यूमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि सरकार के पास जो कमाई हो रही है वो 19% पैसा इनकम टैक्स से आ रहा है, 18% जीएसटी से आ रहा है और सिर्फ 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता था। 2014-15 और उससे पहले मेजॉरिटी शेयर सरकार का एक्चुअली में कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, यानी कि कंपनीज पर लगाए जाने वाले टैक्स से। धीरे धीरे सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती गई है ओवर द ईयर्स और ज्यादातर अपनी टैक्स वसूली इंस्टेड करती गई है इनकम टैक्स पेयर्स से। फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 स्कीम्स की बात करी जिनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। पहला है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जो लोग अपनी पहली नौकरी करने जा रहे हैं और जो सरकार के ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं उन्हें अप टू 15,000 रुपीज मिल सकते हैं सरकार से। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्पेसिफिकली और बेनिफिट्स दिए गए हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों को। तीसरा, एम्प्लॉयर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है ताकि इंकरेज किया जा सके और एम्प्लॉयर्स को कि वो और एम्प्लॉयज हायर करे। सरकार अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ 2 सालों के लिए ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करेगी एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पर। चौथा, सरकार ने कहा है कि एक स्किलिंग स्कीम लॉन्च होगी जिसमें 20 लाख यूथ को वो अगले 5 सालों में स्किल्ड बनाएंगे। और पांचवा, सबसे इंटरेस्टिंग, सरकार ने कहा है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सरकार प्रोवाइड करेगी 1 करोड़ यूथ के लिए टॉप 500 कंपनीज में फॉर 12 मंथ्स। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली सेम चीज लिखी गई थी, टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाना। तो ये एक ऐसी चीज है जो दोनों तरफ की पार्टीज फेवर कर रही हैं और एक अच्छी स्टेप है। बस ये देखने वाली बात होगी कि इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली में कितनी करी जाती है इस स्कीम की। ऑलरेडी आप 24 जुलाई की ये स्टेटमेंट देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर की कि ये जो जॉब स्कीम है ये कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं होंगी बल्कि उनके लिए बस एक नज होंगी। तो कितनी कंपनीज इसे एक्चुअली में इंप्लीमेंट करेंगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा रोडवेज, रेलवेज, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में सरकार कितना खर्च कर रही है कितना नहीं कर रही, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी जब फरवरी के महीने में सरकार ने इंटरिम बजट अनाउंस किया था। उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट आता है जिसे एक और बार बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो है अलग अलग स्टेट्स में पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन। इस बजट में सरकार ने स्पेशली आंध्र प्रदेश और बिहार की स्टेट्स को बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट किया है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती की डेवलपमेंट के लिए। अब आंध्र प्रदेश में तो ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुकी हैं लेकिन बिहार की इलेक्शंस आनी बाकी हैं, तो बिहार को जो पैसा दिया जा रहा है वो नेक्स्ट लेवल का ही है। 60,000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी सरकार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिहार में, एक्सप्रेसवेज, पावर प्लांट्स, हेरिटेज कॉरिडोर्स, नए एयरपोर्ट्स बनाने में, और 11,500 करोड़ रुपए स्टेट को दिए जा रहे हैं फ्लड मिटिगेशन के लिए। इसके अलावा जो टूरिज्म का बजट होता है उसमें सबसे बड़ा शेयर बिहार को दिया जा रहा है। विष्णुपद मंदिर गया में और महाबोधि मंदिर बोध गया में इन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। यह बात बड़ी साफ है कि बीजेपी अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अपने एलाइज टीडीपी और जेडीयू को खुश रखने की कोशिश कर रही है इतना सारा पैसा इन 2 स्टेट्स को एलोकेट करके। यही कारण है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बुलाया। एक समय पर बीजेपी की सरकार इसी तरीके से फेवर किया करती थी गुजरात और उत्तर प्रदेश की स्टेट्स को और बाकी स्टेट्स को इग्नोर किया जाता था, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है आंध्र प्रदेश और बिहार पर। इस चीज पर ढेर सारे मीम्स भी बने हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे कंक्लूजन में आपको देश में बढ़ रही इनकम इनइक्वालिटी का ये चार्ट दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि ओवर द इयर्स जैसे अमीर लोग और अमीर होते गए हैं, गरीब और गरीब होते गए हैं, और पिछले 10 सालों में, इनफैक्ट पिछले 20 सालों में ये सिचुएशन बद से बदतर ही होती गई है। टॉप 10% लोगों का शेयर पूरे देश के इनकम में बढ़ता गया है और
मिडिल क्लास का जो शेयर था वो नीचे ही गिरता गया है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि सरकार मिडिल क्लास लोगों की ग्रोथ पर फोकस करे, छोटे बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को प्रमोट करने की जगह अपने अरबपति मित्रों पर टैक्स बढ़ाया जाए, मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स बढ़ाने की जगह। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या हो जाएगा सरकार अगर थोड़ी सी और वसूली कर लेगी अपने अरबपति लोगों से। वो अपनी 5,000 करोड़ रुपए की शादियों में 100-200 करोड़ रुपए कम खर्च कर पाएंगे, देश में 1-2 एयरपोर्ट उन्हें कम मिलेंगे और कुछ 2-3 जंगल बच पाएंगे। क्या ही हो जाएगा उनका। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटी की इतनी बुरी हालत ब्रिटिश राज के समय भी नहीं थी। सोच सकते हो, ये सिर्फ आने वाला टाइम ही बताएगा कि सरकार की ये नई पॉलिसीज चीजों को कितना बेहतर बनाती हैं और कितना बदतर। वीडियो पसंद आया तो चैट जीपीटी कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हो तो यहां क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।